देखो आ, देखो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 6। आपकी जो फेडरल बोर्ड की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है और ये सिंध बोर्ड की बुक, इन दोनों में चैप्टर नंबर 6 जो है वो आपको किसके बारे में बता रहा है? चैप्टर नंबर 6 हमें बता रहा है प्रोकैरियोट्स के बारे में। अब आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स क्या है? तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि ऑल सेल कैन बी ग्रुप इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। जितने भी दुनिया में सेल्स हैं, उन सेल्स को हमने टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। व्हाट आर दीज टू ब्रॉड कैटेगरीज? वन इज प्रोकैरियोटिक सेल, दिस वन, एंड अदर वन इज यूकैरियोटिक सेल। all as we know that all living organism are made up of cell। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं। और सेल जो हैं, इस दुनिया में जो सेल हैं, उनको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में या दो ब्रॉड ग्रुप में डिवाइड किया है। एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। अब आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब होता है बिफोर या अर्ली, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ये ग्रीक वर्ड्स हैं। तो प्रोकैरियोटिक को प्रो यानी बिफोर न्यूक्लियस या अर्ली न्यूक्लियस क्यों कहा जा रहा है? तो प्रोकैरियोटिक वो सेल हैं जो उस वक्त इवोल्व हुए थे जिस वक्त प्रॉपर न्यूक्लियस सेल के अंदर नहीं आया था। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास न्यूक्लियर मटेरियल यानी डीएनए तो होता है, लेकिन इनका न्यूक्लियर मटेरियल किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रॉपर न्यूक्लियस में बंद नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी एक प्रॉपर न्यूक्लियस में बंद होता है। तो उनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, तो इनको हम कह रहे हैं यूकैरियोटिक। और इनके पास जो है वो एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। प्रॉपर न्यूक्लियस आने से पहले ये ऑर्गेनिज्म दुनिया में आए हैं। तो इनको हम क्या कह रहे हैं? प्रोकैरियो ऐसे सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कह रहे हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स कहेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास यूकैरियोटिक सेल है, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे यूकैरियोट्स। तो all cells can be grouped into two broad categories. One is prokaryotic cell and other one is eukaryotic cell. All eukaryotic cell have simple structure than eukaryotic cell। मतलब अगर हम कंपेयर करें तो इस प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर सिंपल होती है, किसके मुकाबले में? यूकैरियोटिक सेल के मुकाबले में। दिस चैप्टर इज एन इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोट्स। मगर इस चैप्टर में हम यूकैरियोट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। ये चैप्टर आपको इंट्रोडक्शन हमने किसके बारे में पढ़ना है? इस चैप्टर में हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ना है। तो चलें, और सबसे पहले जो आपके पास फेडरल बोर्ड की जो बुक है, वो सबसे पहले आपको बता रही है, वो जिस चीज को डिस्कस कर रही है, वो सबसे पहले डिस्कस कर रही है टैक्सोनॉमी ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की टैक्सोनॉमी। अब आपको पता है कि टैक्सोनॉमी क्या होती है? लिविंग थिंग्स को नेम देना, लिविंग थिंग्स को आइडेंटिफाई करना, लिविंग थिंग को डिस्क्राइब करना, या लिविंग थिंग की क्लासिफिकेशन करना जो है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है टैक्सोनॉमी। तो हमने बात करनी है पहले इस चैप्टर में प्रोकैरियोट्स, मतलब बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गए या आर्किया हो गया, इनके जो है वो टैक्सोनॉमी। और स्पेशली टैक्सोनॉमी में हम किस चीज को डिस्कस करेंगे? इनकी इनकी टैक्सोनॉमी में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इनकी क्लासिफिकेशन को। बेसिक जो हमारे पास यहाँ पर बात करेंगे हम टैक्सोनॉमी में, वो किस चीज की बात करेंगे? वो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? स्पेशली इन प्रोकैरियोट्स की क्लासिफिकेशन की। लेकिन टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स में जाने से पहले मैं थोड़ी सी एक चीज आपको यहाँ पर पहले डिस्कस करूंगा, और वो मैं डिस्कस करूंगा डिस्कवरी ऑफ प्रोकैरियोट्स। कब हमें पता लगा कि ये बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोट्स दुनिया में मौजूद होते हैं? डिस्कवरी ऑफ प्रोकैरियोट्स। और सबसे पहला जो प्रोकैरियोट डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था? वो था बैक्टीरिया। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले जो है वो इन प्रोकैरियोट्स को देखा था?
तो एक डच साइंटिस्ट था, डच साइंटिस्ट, और उसका नाम था एंटोनी वैन लेवन हुक। एंटोनी वैन लेवन हुक। अच्छा, इसको डच साइंटिस्ट क्यों कह रहे हैं? हॉलैंड, नेदरलैंड कह लें या इसको हॉलैंड कह लें, यूरोप का एक स्टेट है या यूरोप की एक कंट्री है। तो वहाँ के जो लोग हैं, हॉलैंड के जो लोग हैं, उनके लिए हम टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं? उनको हम डच कहते हैं। अभी सिर्फ इतनी बात याद रखो, हॉलैंड या नेदरलैंड की तरफ ये एक लोग होते हैं, ग्रुप है जो लोगों का, जिनको हम क्या कहते हैं? डच कहते हैं। तो एंटोनी एंटोनी वैन लेeuwenhoek ये क्या था? एक डच साइंटिस्ट था। और इसने क्या किया था? फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, इसने पहली दफा बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरिया इन 1674। 1674 में पहली दफा इसने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, और इसने अपनी ही बनाई हुई एक यूजिंग अ सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप इन हिज ऑन डिजाइन। मतलब इसने ना क्या किया, मैं अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसने क्या काम किया था। इसने अपनी ही एक माइक्रोस्कोप बनाई, और उस माइक्रोस्कोप में कितने लेंस थे? सिर्फ एक लेंस था। ये माइक्रोस्कोप है, इसका कितना लेंस है? सिर्फ ये एक लेंस था। अभी जो आप माइक्रोस्कोप यूज करते हैं हम, उसमें तो एक से ज्यादा लेंस होते हैं ना, ज्यादा बेहतर तरीके से चीज नजर आती है। इसकी माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस था। इसने क्या किया, एक रेन वाटर, बारिश के पानी का एक कतरा लिया, और उस कतरे को माइक्रोस्कोप में रखकर देखा। जब उसने उस कतरे को माइक्रोस्कोप में रखकर देखा, तो उसको बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पानी के कतरे में नजर आए। अब आपको पता है कि इसने सिर्फ बैक्टीरिया को ही डिस्कवर नहीं किया था। सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे ना, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उनको सबसे पहले किसने देखा था? उनको सबसे पहले लेवेनहुक ही ने देखा था। और इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उसको क्या नजर आया? इन्हीं माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म में उसको एक रोड शेप की स्ट्रक्चर भी नजर आई। और ये रोड शेप की जो स्ट्रक्चर थी, ये बेसिकली क्या थे? ये थे बैक्टीरिया। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसने डिस्कवर किए थे, सिर्फ बैक्टीरिया के लिए नहीं, इसको जितने भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूव करते हुए नजर आए। देखो, इससे पहले तो लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे ही नहीं थे, और वो बड़ा एक्साइटेड था जब उसको पहली दफा जो है वो क्या कहना चाहिए, पानी के, बारिश के पानी के कतरे में कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें मूव करती हुई नजर आई। तो उन्होंने उन चीजों, उसने क्या किया, ही कॉल्ड ही कॉल्ड देम एनिमल क्यूलेस। एनिमल मतलब मूव करती हुई, उसको कोई चीज, छोटी छोटी चीजें जो मूव करती हुई नजर आ रही थी, उसने इन तमाम जो थिंग्स थी, लिविंग थिंग्स थी, जो इसको यहाँ मूव करती हुई नजर आ रही थी, बारिश के पानी के कतरे में, उन सबको मिलाकर नाम दे दिया एनिमल क्यूलेस। लेकिन अभी इसने बैक्टीरिया डिस्कवर जरूर किया था, मगर इसने बैक्टीरिया को नाम बैक्टीरिया नहीं दिया था। बाद में जो ये रोड शेप की स्ट्रक्चर इसको नजर आई थी, इसने इन रोड शेप की स्ट्रक्चर को, सबको मिलाकर जितने भी स्ट्रक्चर थी, सबको एक एनिमल क्यूलेस नाम दे दिया था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, एहरनबर्ग। और ये एहरनबर्ग जो था, इंट्रोड्यूस द नेम बैक्टीरियम, इंट्रोड्यूस द नेम बैक्टीरियम। तो बैक्टीरिया का नाम जो है वो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया या यूज किया, वो कौन था? वो था एहरनबर्ग। तो अब आप याद रखोगे कि 16 वैसे तो ईयर याद रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी देखें कितना टाइम के बीच में कितना गैप आ रहा है। 1674 में एंटोनी वॉन लेवेनहुक ने क्या किया? अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप में क्या डिस्कवर किए? बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। फिर उसके बाद कई सालों के बाद, मतलब 1882 में कई, एहरनबर्ग जो है उसने नाम क्या दिया? उसने नाम दिया इसको बैक्टीरिया का।
क्योंकि ये बैक्टीरिया बैसिलस से लिया है। ये बैक्टीरिया पहले जो बैक्टीरिया उसने देखे थे वो उसको रोड शेप के नजर आ रहे थे, तो तभी उसने नाम क्या दे दिया, इसको बैक्टीरिया दिया था। तो इट वाज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। आपके जो नेशनल बुक फाउंडेशन है उसमें बैक्टीरिया की डिस्कवरी के हवाले से जो पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो चलो अब हम आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ या टैक्सोनॉमी ऑफ बैक्टीरिया या टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स। हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स। और यहाँ पर स्पेशली हमने जिस चीज को डिस्कस करना है वो क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है। अभी मेरी बात आप सुने, देखें हमने पहले भी जो है वो पढ़ा हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टार्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया गया था। एक किंगडम बना ली गई थी प्लांट किंगडम, ये प्लांट किंगडम हो गई, और एक किंगडम बनाई गई थी एनिमल किंगडम। Previously, living organisms were divided into 2 kingdoms. One is plant kingdom, another one is animal kingdom. अब जिस वक्त प्लांट किंगडम बनाई गई और एनिमल किंगडम बनाई गई उससे पहले बैक्टीरिया डिस्कवर हो चुके थे। तो इन्होंने क्या किया, जिन साइंटिस्ट ने ये 2 किंगडम्स बनाई थी, उन्होंने जब 2 किंगडम सिस्टम था तो उस 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में उन्होंने बैक्टीरिया को दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ कौन सी किंगडम में रख दिया, उनको रख दिया प्लांट किंगडम में। यहाँ पर और भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेलुलर जैसे एल्गी थी, उनके साथ बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में रख दिया। इसी तरीके से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी थे जिनको एनिमल किंगडम में रखा गया, जो हेटेरोट्रॉफ थे। तो यहाँ तक बात हो गई कि 2 किंगडम सिस्टम के मुताबिक, जब 2 किंगडम सिस्टम थी तो उस वक्त बैक्टीरिया को किसमें रख दिया था, प्लांट किंगडम में। अच्छा, अब क्या हुआ, बैक्टीरिया ने यहाँ पर, अब ऐसे समझ लें कि बैक्टीरिया ने भाई शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैं तो प्लांट जैसा हूं ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ एक सेल वॉल है जिसकी वजह से आपने मुझे प्लांट किंगडम में रख दिया। तो मैं तो हेटेरोट्रॉफ भी हूँ और मेरा तो सेल ही बिल्कुल डिफरेंट है, मैं तो प्रोकैरियोटिक सेल हूँ। तो बैक्टीरिया और उसके साथ कुछ और भी बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें आर्किया कहते हैं, इनको में प्रॉब्लम था। तो बैक्टीरिया ने जब शोर मचाया कि मुझे प्लांट किंगडम में क्यों रख दिया गया, जबकि मैं तो प्लांट जैसा नहीं हूँ, मेरा तो सेल ही प्लांट की तरह नहीं है, मेरी सिर्फ एक सेल वॉल होने की वजह से मुझे प्लांट किंगडम में क्यों रख दिया गया। तो फिर क्या हुआ, ये कब रखा गया था, प्रोकैरियोट्स वर प्लेस्ड इन किंग, ये 1861 में ये क्लासिफिकेशन दी गई थी, 1861 में, 1861 में। यार बस आपको बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर जो इसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जॉन, साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन हॉग। जॉन हॉग, ये किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। और उसने क्या किया, उसने एक किंगडम एक प्रोपोज की किंगडम, ही प्रोपोज किंगडम प्रोटिस्टा to accommodate microorganism, to accommodate microorganism। उसने क्या किया, एक और किंगडम बना दी, तीसरी किंगडम। जॉन हॉग ने क्या किया, एक तीसरी किंगडम बना दी और इस किंगडम का नाम उसने रख दिया प्रोटिस्टा। जॉन हॉग ने एक तीसरी किंगडम बनाई और इस किंगडम का नाम रख दिया प्रोटिस्टा। और उसने क्या किया, इनको बैक्टीरिया को और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको किंगडम प्लांटी से निकाल कर, ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लांटी में रख दिया था, कुछ को किंगडम एनिमेलिया में। इनको यहां से निकाल कर किस में रख दिया, इन तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लाकर रख दिया किंगडम प्रोटिस्टा में। यानी जो अमेबा था वो भी किंगडम प्रोटिस्टा में आ गया, युग्लिना भी किंगडम प्रोटिस्टा में आ गया, क्लेमेडोनास भी किंगडम प्रोटिस्टा में आ गया, और बैक्टीरिया भी किंगडम, बैक्टीरिया और आर्किया और साइनोबैक्टीरिया, ये भी प्रोकैरियोट्स भी किसमें रख दिए, उसने प्रोकैरियोट्स को भी रख दिया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। अच्छा, किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया इसने,
लेकिन प्रोकैरियोट्स को फिर यहाँ पर भी प्रॉब्लम था। प्रोकैरियोट्स को फिर यहाँ पर प्रॉब्लम था किंगडम प्रोटिस्टा के साथ भी। उन्होंने कहा कि हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिया क्योंकि हम यूनिसेलुलर हैं। लेकिन ये जो दूसरे जो यूनिसेलुलर हैं, अमेबा, क्लेमेडोनास, यूग्लिना, इनका सेल हमारे सेल से मुख्तलिफ है। हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है और इनके पास तो यूकैरियोटिक सेल है। तो हमें इनकी किंगडम में क्यों रख दिया? हमें इनकी किंगडम में क्यों रख दिया जबकि उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है और हमारे पास क्या है? हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है। तो फिर क्या हुआ? अब फिर इनका मसला था। अब इनके मसले को सॉल्व करने के लिए फिर एक और साइंटिस्ट आया 1866 में। 1866 में एक और साइंटिस्ट आता है 1866 में। वैसे इस किंगडम के लिए भी 1861 में यूज की गई थी। प्रोटिस्टा इसने बनाई थी 1861 से पहले ये दो किंगडम बनाई गई थी। 1861 में प्रोटिस्टा, फिर 1866 में एक और साइंटिस्ट आता है और उसका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। अब अर्नेस्ट हैकेल ने देखो क्या किया, इसने इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो इन 1866 अर्नेस्ट हैकेल made a separate group, the Monera, for prokaryotes within the same kingdom protista। यानी ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही उसने क्या किया, देखो मैं इसको इस तरह से आपको बताता हूँ। ये किंगडम प्रोटिस्टा है ना, इसने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही, मैं इसको दोबारा किंगडम प्रोटिस्टा यहाँ पर बना देता हूँ। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा थी, ये किंगडम प्रोटिस्टा है। इस किंगडम प्रोटिस्टा ही के अंदर एक अलग से ग्रुप बना दिया। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक अलग से ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप का नाम रख दिया, एक सेम ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम रख दिया मोनेरा। और इस मोनेरा के अंदर उसने किसको अलहदा कर दिया? उस मोनेरा के अंदर उसने बैक्टीरिया को अलहदा से रख दिया। यानी यूग्लिना को तो इस तरफ रख दिया और बैक्टीरिया के लिए एक अलहदा ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को नाम दे दिया मोनेरा। अब आप देखो यहाँ पर इसने अलहदा किंगडम नहीं बनाई है, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर ही एक ग्रुप बना दिया। किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए। इसको आप ऐसे कह लें कि एक मुल्क में, एक कंट्री में एक सूबा बना दिया। इनको अलहदा से कंट्री नहीं दी है, इनको एक किंगडम नहीं दी, इनको एक कंट्री नहीं दी। उसने क्या किया, इस प्रोटिस्टा के अंदर ही जो है वो इनका एक छोटा सा एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को नाम क्या दे दिया? उनको दे दिया ग्रुप को नाम मोनेरा। अच्छा, लेकिन अभी भी प्रोकैरियोट्स जो हैं वो इस ग्रुप से भी जो है वो सेटिस्फाई नहीं थे। प्रोटिस्टा चाहते थे कि उन्हें पूरी की पूरी एक किंगडम मिले, उनको पूरी की पूरी क्या मिले? एक किंगडम मिल जाए, उनको पूरी की पूरा एक कंट्री दो। तो फिर क्या हुआ, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है और उस साइंटिस्ट का नाम था, जिसने 1938 में, मतलब काफी अरसे बैक्टीरिया ने जो है वो देखा जाए तो अपनी एक कंट्री के लिए स्ट्रगल किए। 1866 में इनका एक ग्रुप बनाया गया था, एक सूबा बना दिया गया था और उसके बाद उन्होंने स्ट्रगल की। तो 1938 में एक साइंटिस्ट था हर्बर्ट कॉपलैंड, उनको इस बैक्टीरिया पर तरस आया और उसने क्या किया, पहले जो इस प्रोटिस्टा के अंदर ही बैक्टीरिया का एक ग्रुप बनाया हुआ था ना, और इस ग्रुप को क्या कह रहे थे? मोनेरा। उसने क्या किया, इस प्रोटिस्टा से इस मोनेरा को निकाल कर इनको एक पूरी किंगडम दे दी और उस किंगडम का भी नाम क्या रख दिया गया? मोनेरा। तो मतलब 1938 में मोनेरा यानी प्रोकैरियोट्स को अपनी पूरी एक क्या मिल गई? किंगडम मिल गई। और किसने दी उनको ये किंगडम? हर्बर्ट कॉपलैंड ने उनको एक किंगडम दे दी। अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसको एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। अभी तक जो हमने बात की मैं उसको एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखो, मैंने कहा कि फर्स्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म वर डिवाइडेड इनटू टू किंगडम। Firstly, living organisms were divided into two kingdoms. One is plant kingdom and other one is animal kingdom. एक plant kingdom थी और एक animal kingdom थी। ज्यादातर जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म थे उनको किस में रख दिया था? उनको इंक्लूड कर दिया था प्लांट किंगडम में। और प्रोकैरियोट्स को भी किस में रख दिया था? प्लांट किंगडम में।
जब प्रोकैरियोट्स को प्लांट किंगडम में रख दिया गया तो प्रोकैरियोट्स ने कहा कि हमारे पास सेल वॉल तो है, लेकिन हम प्लांट नहीं है, हमारा सेल तो बिल्कुल डिफरेंट है किससे, प्लांट से, हमारे पास तो प्रोकैरियोटिक सेल है, हमें प्लांट किंगडम में क्यों रखा गया है। तो फिर क्या हुआ, 1861 में, उसके बाद एक साइंटिस्ट ने 1861 में 1861 में एक साइंटिस्ट था जॉन हॉग। उसने क्या किया, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको प्लांट किंगडम से, या अगर कोई एनिमल किंगडम में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उनको निकाला इस किंगडम से और एक अलहदा किंगडम बना दी। और उस किंगडम का नाम क्या रख दिया, उस किंगडम का नाम रख दिया प्रोटिस्टा। क्या रख दिया, प्रोटिस्टा। मगर अभी भी बैक्टीरिया को ऐतराज था, वो कह रहे थे कि अमेबा, युगलिना, पैरामेशियम हमारी तरह यूनिसेलुलर तो हैं, मगर इनके पास हमारी तरह प्रोकैरियोटिक सेल तो नहीं है, तो हमें इनकी किंगडम में क्यों रख दिया गया। तो फिर एक और साइंटिस्ट आया जिसको जिसका नाम जो है वो क्या था, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल। और इसने कब, 1866 में, 1866 में क्या किया, इसी प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर ही एक ग्रुप बना दिया, मतलब जैसे एक कंट्री के अंदर एक सूबा बना दिया, किसके लिए, प्रोकैरियोट्स के लिए, और इस सूबे को और इस ग्रुप को नाम क्या दे दिया, मोनेरा। लेकिन अभी भी बैक्टीरिया इस बात से खुश नहीं थे कि हमें इनके साथ, प्रोटिस्टास के साथ लड़का हुआ ही क्यों है। तो इसके बाद 1938 में इनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और इनको जो है वो किंगडम मोनेरा को, साइंटिस्ट था कॉपलैंड, कॉपलैंड एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, इस मोनेरा को किंगडम प्रोटिस्टा से निकाल कर इसको एक अलहदा क्या दे दी, किंगडम दे दी। यहाँ एक किंगडम बन गई। अब टोटल कितनी किंगडम हो गई, 4 किंगडम हो गई। एक किंगडम प्लांटी, एक किंगडम एनिमेलिया, एक किंगडम प्रोटिस्टा और एक कौन सी किंगडम हो गई, किंगडम मोनेरा, क्योंकि अब इस किंगडम मोनेरा को यहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन एक और ऑर्गेनिज्म था जिसने फिर जो है वो क्राई शुरू कर दी प्लांट किंगडम के अंदर। फंगस को भी किंगडम प्लांट में रख दिया गया था, फंगस ने भी क्राई शुरू कर दी। उसने कहा गई मेरे पास सेल वॉल है तो मुझे रख दिया प्लांट किंगडम में, जबकि मैं तो प्लांट किंगडम की तरह ऑटोट्रोफ तो नहीं हूँ, मैं तो हेटरोट्रोफ हूँ, मेरी भी किंगडम बनाओ। मतलब यहाँ पर भी एक और बगावत शुरू हो गई प्लांट किंगडम में। तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि इस फंगस को भी निकाल कर इसकी भी एक अलहदा किंगडम बना दी, और वो किंगडम क्या थी, वो किंगडम फंजाई थी। तो हुआ क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म को फिर टोटल कितनी किंगडम में डिवाइड कर दिया गया, 5 किंगडम्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म को टोटल 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया। और ये किंगडम, 5 किंगडम प्रॉपर, जो इन 5 किंगडम को अरेंज किया था वो किसने किया, वो किया था रॉबर्ट एच वेटेकर ने। 1969 में उसने बकायदा इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था रॉबर्ट वेटेकर, और उसने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को टोटल कितनी किंगडम में डिवाइड कर दिया, टोटल 5 किंगडम्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया, सेलुलर स्ट्रक्चर की बेस पर या उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को देखकर उनको 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। ये 5 किंगडम कौन कौन सी थी, ये 5 किंगडम थी मोनेरा, ये थी प्रोटिस्टा, यानी पहले जो साइंटिस्ट ने किंगडम ये बना ली थी उनको भी इसी में साथ कर दिया, एक 5 किंगडम बना दी, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। अभी तक ये 5 किंगडम थी, कुछ अरसे तक तो ये 5 किंगडम सही चलती रही 1969 तक। लेकिन उसके बाद फिर इन किंगडम में प्रॉब्लम शुरू हुआ। जो एलजी थी, जो यूनिसेलुलर एलजी थी, उसको रॉबर्ट वेटेकर ने रख दिया था किंगडम प्रोटिस्टा में, और मल्टी सेलुलर एलजी को किंगडम प्लांटी में रख दिया था। अब मल्टी सेलुलर एलजी ने कहा कि मेरे कैरेक्टरिस्टिक तो जो है वो मेरी यूनिसेलुलर एलजी से ज्यादा मिलते हैं, प्लांट से इतने नहीं मिलते, तो मुझे प्लांट किंगडम में क्यों रख दिया है। मैं तो या तो यूनिसेलुलर एलजी को प्लांट किंगडम में ले आओ या मुझे किंगडम प्रोटिस्टा में ले जाओ। तो फिर थोड़ी सी रॉबर्ट वेटेकर की क्लासिफिकेशन को दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1988 में ये 5 किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई किया। और वो कौन से साइंटिस्ट थे, वो थे मार्गुलस एंड
शिवार्ट्स, उन्होंने बस इतना सा काम किया था कि मल्टी सेलुलर एल्गी को किंगडम प्लांटी से निकाल कर किसमें रख दिया था, किंगडम प्रोटिस्टा में, और किंगडम प्रोटिस्टा को नाम दे दिया प्रोटोटिस्टा। इतना सा चेंज लेकर आए थे। मतलब रॉबर्ट वेटेकर ने जो 5 किंगडम दिया था, उस 5 किंगडम में भी 1988 में थोड़ा सा चेंज आ गया। देखो, अब ये 5 किंगडम जो बन गई थी, 5 की 5 जो किंगडम थी, अब इन 5 किंगडम्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, सब के सब ऑर्गेनिज्म जो है वो अब इन 5 किंगडम में खुशी से रह रहे थे अपनी अपनी किंगडम्स में। यहाँ देखो, सब अपनी किंगडम में खुशी खुशी से रह रहे थे। यहाँ पर अब सबके मसले जो हैं वो बज़ाहिर लगता था कि सबके मसले सॉल्व हो गए, सबकी अपनी अपनी किंगडम में खुशी से रह रहे हैं। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम अराइज हुआ, और फिर प्रॉब्लम जो अराइज हुआ, फिर वो प्रोकैरियोट्स की तरफ से प्रॉब्लम अराइज हुआ। बाकी तो किंगडम सब अपनी अपनी जगह पर सेट हैं, प्रोकैरियोट्स ने फिर दोबारा एक प्रॉब्लम जो है वो शुरू किया। फिर एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया किसकी तरफ से, प्रोकैरियोट्स की तरफ। अब उस प्रॉब्लम को जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा कि वो प्रॉब्लम जो है वो क्या थी, इनको क्या प्रॉब्लम था, फिर मजीद इस 5 किंगडम सिस्टम में क्या तब्दीली लाई गई। आपकी सिंध बोर्ड की बुक में तो नहीं लिखा हुआ इस 5 किंगडम में क्या चेंज लेकर आया गया। फिर इस किंगडम में मजीद कुछ चेंज लेकर आया गया, मजीद किंगडम नहीं बनाई गई, फिर भी कुछ चेंज आया। लेकिन वो चेंज मैं आपसे नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में जो है वो डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूं। अभी आप मुझसे जो है वो क्वेश्चंस पूछ लें जल्दी जल्दी। आपको मैं अनम्यूट कर देता हूं ताकि आप क्वेश्चंस कर सकें। जी, अगर क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन करें। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, वो क्या कहते हैं, चैट पर ही, कि आपको ये क्वेश्चन ही जो है वो, ये जो मैंने सब कुछ समझाया, ये क्लियर हो गया। जी सर, थैंक यू। नूरुल अमन कह रही हैं, कैलाश कह रहे हैं यस सर, उसको भी समझ में आ गया। अभी मैंने आपको अलाउ किया है कि आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हो। अगर आप मुझसे जो है वो वॉइस मैसेज के जरिए मैसेज पूछना चाहो तो अभी पूछ सकते हो। तो आज जो हमने बात कर ली अभी तक जो है वो, मैंने जो अभी तक डिस्कस किया, सबसे पहले आज जो हमने नेशनल बुक फाउंडेशन से रिलेटेड जो हमने चीजें पढ़ी, उसमें सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की थोड़ी सी डिस्कवरी की बात कर ली कि प्रोकैरियोट्स को किस तरीके से जो है वो डिस्कवर किसने किया था, फिर नाम किसने दिया था, ये बात हमने कर ली। उसके बाद हमने बात की टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एज किंगडम मोनेरा, और उसको भी हमने कंप्लीट नहीं किया है। अभी हम उसमें जो है वो, अभी उसका जो है वो एक टॉपिक रह गया है, उसको हम, क्योंकि टाइम अभी खत्म होने वाला है, तो इस वजह से मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। सर, एक्सप्लेन व्हाट आर अमीनोलॉजिकल रिएक्शन। अच्छा, ये आपने कहा है कि व्हाट आर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। उसको देखो, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन तो आपको पता ही, आपका दूसरा वाला जो चैप्टर नंबर जो था, क्या कहते हैं, वैक्सीन के हवाले से, ये उसमें था, मेरा ख्याल से क्लासिफिकेशन के अंदर ही, चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो है ये टॉपिक था। तो